नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो बहुत दुखद है और काफ़ी उलझी हुई भी। असम के बल्कि पूरे देश के संगीत जगत के एक बड़े नाम जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं है। जी, ये खबर सुनकर वाकई सब स्तब्ध रह गए। जुबीन गर्ग मतलब याली वाला गाना तो शायद सबने सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल, उसी गाने ने उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान दी। लेकिन असम के लिए तो वो उससे कहीं ज्यादा थे, एक आइकॉन। और उनकी सिंगापुर में अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, असम की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। दशकों का उनका करियर था, असमिया संगीत से बॉलीवुड तक। उनका जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं है, ये एक सामूहिक क्षति है। सही कहा। और जो बात इसे और मुश्किल बना रही है वो है उनकी मौत के हालात। जो पहली खबरें आई सिंगापुर से, वो किसी काम से वहाँ गए थे। हाँ, किसी कार्यक्रम के लिए। और बताया गया कि पानी में कोई एक्टिविटी हो रही थी, शायद स्कूबा डाइविंग या स्विमिंग, और उसी दौरान एक हादसा हो गया। हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही थी। और ये भी सुनने में आया कि शायद लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी या ये उतार दी थी। एक वीडियो भी आया था ना? हाँ, एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कुछ दोस्तों के साथ पानी में मस्ती करते दिख रहे थे। तो पहली नजर में लगा कि हाँ, एक दुखद हादसा हुआ होगा। बिल्कुल, ट्रैजिक एक्सीडेंट। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं रही। बहुत जल्दी ही इस हादसे पर शक जताया जाने लगा। साजिश की थियोरीज आने लगी। जो ऑफिशियल कहानी थी उस पर सवाल उठने लगे। तो आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, शुरुआती रिपोर्ट्स, बाद की मीडिया कवरेज, कुछ अंदरूनी सूत्रों की बातें, इन सबको मिलाकर इस पूरे मामले की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। सही कहा। मतलब हमारा मकसद ये है कि जो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं उन्हें देखें, तथ्य क्या हैं, अटकलें क्या हैं, इन्हें थोड़ा अलग करें और ये समझें कि एक दुखद घटना इतने बड़े विवाद में कैसे बदल गई। क्योंकि स्रोत अलग अलग दावे कर रहे हैं, कहीं हादसा, कहीं साजिश का इशारा। तो चलिए इस जानकारी को गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जुबीन गर्ग के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। आपने कहा असम की सांस्कृतिक आत्मा, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? उन्हें इतना बड़ा आइकॉन क्यों माना जाता है? देखिए, जुबीन गर्ग ने कई दशकों तक असमिया संगीत को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे एक नई पहचान दी। उन्होंने लोक संगीत को मॉडर्न साउंड के साथ मिलाया, युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ा। उनके गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, वो असम के लोगों की फीलिंग्स, उनके स्ट्रगल्स, उनकी खुशियों को दिखाते थे। वो एक तरह से कल्चरल एम्बेसडर बन गए थे असम के। और फिर नेशनल लेवल पर या अली जैसे गाने आए, इसने उन्हें एक अलग पहचान दी। शायद हिंदी बेल्ट में बहुत लोगों ने उससे पहले इतना नहीं जानते थे। निश्चित रूप से या अली ने उन्हें घर घर पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी जो पहचान नॉर्थ ईस्ट में थी, खासकर असम में, वो बहुत गहरी थी। उनका जाना असम के संगीत और संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ गया है, जिसे भरना शायद मुमकिन ना हो। उनकी विरासत सिर्फ गानों में नहीं है, वो उस चेतना में है जो उन्होंने लोगों में जगाई। अब वापस उस घटना पर आते हैं। सिंगापुर में जो शुरुआती कहानी बनी, हादसा, पानी की एक्टिविटी। हाँ, वो रिपोर्ट्स काफी सीधी थी। जुबीन गर्ग सिंगापुर में थे किसी इवेंट के लिए। वहाँ शायद कोई प्राइवेट या ग्रुप वाटर एक्टिविटी चल रही थी। उसी दौरान हादसा हुआ। जैसा हमने कहा, लाइफ जैकेट वाली बात आई कि नहीं पहनी थी या हटा दी। और एक जरूरी बात ये भी बताई गई कि उन्हें बचाने की कोशिशें हुई पर कामयाब नहीं हो सकी। और वो वायरल वीडियो का क्या, जिसमें वो दोस्तों के साथ पानी में थे? हाँ, वो वीडियो भी शुरू में हादसे वाली थ्योरी के साथ ही चला। उसमें वो नॉर्मल दिख रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं। पर बाद में उसी वीडियो को शक की निगाह से देखा जाने लगा कि क्या वाकई सब कुछ नॉर्मल था। ये सवाल बाद में उठा। अच्छा, और इसी दौरान सिंगापुर के अधिकारी अपनी फॉर्मल जांच शुरू कर चुके थे, पोस्टमार्टम वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल। किसी भी अननेचुरल डेथ के केस में ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सिंगापुर पुलिस ने जांच शुरू की, पोस्टमार्टम का ऑर्डर दिया ताकि मौत की वजह साफ हो सके। ये सब शुरुआती दौर में हुआ, जब मामला बस एक दुखद हादसे जैसा लग रहा था। इस खबर का असम में और उनके फैंस पर कैसा असर हुआ होगा? जाहिर है बहुत गहरा सदमा लगा होगा। गहरा सदमा शायद बहुत हल्का शब्द है। आप कह सकती हैं कि पूरा राज्य हिल गया था। एक सन्नाटा सा पसर गया था, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। राज्य सरकार ने ऑफिशियल शोक भी घोषित किया। सोशल मीडिया तो श्रद्धांजलि से भर गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्च निकाले। ये रिएक्शन बताता है कि वो लोगों के दिलों में कितनी गहरी जगह बना चुके थे। ऐसा लगा जैसे हर किसी ने कुछ अपना खो दिया हो। लेकिन फिर यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई। दुख के साथ साथ शक के बादल भी मंडराने लगे। ये शिफ्ट कैसे आया? ये बदलाव कहाँ से शुरू हुआ? ये बदलाव धीरे धीरे आया।
खासकर जब उनका पार्थिव शरीर असम वापस लाया गया। तब कुछ लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में और कुछ अंदरूनी सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें छपी कि शरीर पर कुछ ऐसे निशान देखे गए हैं जो शायद सामान्य डूबने से नहीं आते। निशान? कैसे निशान? रिपोर्ट्स में सुराख या संदिग्ध निशान जैसे शब्द इस्तेमाल हुए। बस यहीं से वो फाउल प्ले यानी किसी साजिश की आशंका वो बढ़ गई। क्या इन रिपोर्ट्स में कुछ पुख्ता तौर पर कहा गया था या ये सिर्फ अंदाजे थे? देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके हिसाब से ये शुरुआती रिपोर्ट्स ज्यादातर अनऑफिशियल या अनवेरिफाइड सोर्सेज पर बेस्ड थीं, लेकिन इन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया। क्या सिंगापुर की शुरुआती जांच काफी थी? कहीं कुछ अनदेखा तो नहीं रह गया? यहीं से कहानी हादसा बनाम साजिश की तरफ मुड़ गई। और फिर पुलिस ने भी इन बातों पर ध्यान देना शुरू किया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। असम पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। सूत्रों के मुताबिक एक FIR दर्ज की गई और जांच का दायरा सिर्फ हादसे तक नहीं रखा गया, बल्कि संभावित साजिश के एंगल को भी उसमें शामिल किया गया। सुनने में आया कि CID जैसी स्पेशलिस्ट एजेंसीज को भी शामिल करने की बात चल रही है। CID? अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि अथॉरिटीज ने भी इन शक को सीरियसली लिया है। पर यहाँ ये जोर देना जरूरी है कि जांच शुरू होना एक बात है और किसी नतीजे पर पहुंचना बिल्कुल दूसरी। इसी दौरान अधिकार के कुछ लोगों या उनके करीबियों की तरफ से भी खुलकर साजिश के दावे आने लगे। बिल्कुल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में परिवार के सदस्यों या उनके नजदीकी लोगों के हवाले से ये कहा गया कि उन्हें पूरा यकीन है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने ये डर भी जताया कि शायद मामले को दबाने की कोशिश हो सकती है। ओह! और इसीलिए उन्होंने एक निष्पक्ष हाई लेवल जांच की मांग की। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। क्या इन दावों के साथ कोई सबूत भी सामने रखा गया या ये उस वक्त के दुख और शक का इजहार था? यहीं पर हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये मुख्य रूप से आरोप थे, शक थे। पब्लिक डोमेन में उस वक्त कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया था, लेकिन क्योंकि ये बातें सीधे परिवार या करीबियों की तरफ से आ रही थी, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हमें ये भी समझना होगा कि ऐसे मुश्किल वक्त में भावनाएं बहुत तेज होती हैं, लेकिन हाँ, इन आरोपों ने जांच एजेंसियों को एक नई दिशा जरूर दी। बस आरोप और साबित तथ्य के बीच का जो फर्क है वो हमें ध्यान में रखना होगा। उस वायरल वीडियो पर वापस आते हैं। हाँ। पहले उसे हादसे के सबूत की तरह देखा गया, फिर शक की नजर से। इस पर क्या चर्चा चल रही है? हाँ, वही वीडियो क्लिप। अब उसका एक तरह से फोरेंसिक एनालिसिस हो रहा है, या कह लीजिए कि उसे बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स भी और सोशल मीडिया पर लोग भी, जिन्हें हम नेटिजन्स कहते हैं, वो भी बहस कर रहे हैं कि क्या जुबीन ने लाइफ जैकेट पहनी थी? अगर पहनी थी तो कब उतारी? क्या उनके हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल थे? पानी में उनके आसपास कौन लोग थे? क्या वीडियो पूरा है या कहीं से कटा हुआ है? ये सब छोटे छोटे डिटेल्स अब जांच का हिस्सा बन गए हैं। एक ही सबूत की व्याख्या कैसे बदल सकती है, ये उसका अच्छा उदाहरण है। और फिर मामला और भी ज्यादा उलझ गया जब सोशल मीडिया पर कुछ खास लोगों पर सीधे सीधे उंगलियां उठने लगीं, जैसे किसी निर्माता का नाम लेकर आरोप लगाए गए। हाँ, और ये इस मामले का शायद सबसे सेंसिटिव और चिंताजनक पहलू है। जैसे ये साजिश वाली थियरी थोड़ी मजबूत हुई, सोशल मीडिया पर बिना किसी आधार के लोगों पर इल्जाम लगने शुरू हो गए। किसी प्रोड्यूसर का नाम उछला, किसी और का नाम उछला और उन्हें सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। ये तो गलत है। यहीं पर हमारे स्रोत हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अफवाहें नहीं है, ये एक तरह का मीडिया ट्रायल बन जाता है। जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं होती, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, किसी को भी दोषी मान लेना ये न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि हमारे कानून के मूल सिद्धांत के हर कोई तब तक निर्दोष है जब तक दोषी साबित ना हो जाए, उसके भी खिलाफ है। सही बात है। हमारे स्रोत साफ कहते हैं कि हमें रिपोर्ट करना चाहिए कि ऐसे आरोप चल रहे हैं, न कि ये मान लेना चाहिए कि फलां व्यक्ति ने ही किया है। किसी भी दावे का सोर्स बताना और उसकी पुष्टि करना ये बहुत जरूरी है। तो इस सारे हंगामे और बहस के बीच ऑफिशियल जांच कहां तक पहुंची है? पुलिस और दूसरी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जैसा हमने पहले बात की, FIR दर्ज हो चुकी है। जांच सिर्फ हादसे के एंगल से नहीं बल्कि फाउल प्ले के एंगल से भी हो रही है। जुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर का भारत में दोबारा पोस्टमार्टम भी किया गया ताकि मौत की वजह को लेकर कोई भी शक बाकी न रहे। सिंगापुर अथॉरिटीज से भी जानकारी साझा करने की प्रक्रिया चल रही होगी। ये सारे कदम दिखाते हैं कि प्रशासन मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। क्या अधिकारियों ने आम लोगों से भी कोई अपील की है? हाँ, पुलिस और अधिकारियों ने लोगों से और मीडिया से भी संयम रखने और सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी के पास कोई ठोस सबूत या जानकारी है तो वो अफवाहें फैलाने के बजाय सीधे पुलिस से संपर्क करें, अपना बयान औपचारिक रूप से दर्ज कराएं। सिर्फ सोशल मीडिया पर अटकलें लगाने से जांच में मदद नहीं मिलती, उल्टा मुश्किल हो सकती है। इन सारे विवादों और जांच के शोर में
जुबीन गर्ग की जो असली पहचान है एक कलाकार के तौर पे, उनकी विरासत, उसे कैसे याद रखा जाना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इन तमाम विवादों के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जुबीन गर्ग एक असाधारण कलाकार थे। उनका संगीत, उनकी कला, वो असम की सांस्कृतिक धरोहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनका असर सिर्फ उनके गानों तक नहीं था, उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज उठाई, युवाओं को रास्ता दिखाया। उनकी विरासत को इस विवाद की परछाई में खोने नहीं देना चाहिए। उनके साथी कलाकार, पूरा क्रिएटिव समुदाय, वो भी सदमे में होगा यकीनन। बिल्कुल, ये सिर्फ फैंस के लिए नहीं बल्कि पूरी आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कई कलाकारों ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि जुबिन सिर्फ एक साथी कलाकार नहीं बल्कि एक प्रेरणा थे। असम में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, संगीत सभाएं हो रही हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहे हैं। ये सब दिखाता है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो शायद यही वजह है कि उनकी मौत से जुड़े सवाल इतने अहम हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं थे, लोगों का उनसे गहरा जुड़ाव था। बिल्कुल सही, लोगों का उनसे एक इमोशनल कनेक्शन था। जब कोई ऐसा इंसान अचानक चला जाता है और उसकी मौत पर सवाल उठते हैं तो लोगों का परेशान होना, सच जानने की इच्छा रखना, ये स्वाभाविक है। उनकी विरासत का सम्मान करने का एक तरीका ये भी है कि उनकी मौत से जुड़े हर सवाल का एक साफ और पारदर्शी जवाब मिले। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं है, ये उस भरोसे का भी है जो लोग अपने आइकॉन्स में रखते हैं। तो इस सारी चर्चा के बाद हम कहाँ खड़े हैं, क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर, जैसा हमने कहा, काफी जटिल है। एक तरफ एक बहुत ही प्यारे और सम्मानित कलाकार की दुखद मौत है, दूसरी तरफ कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, साजिश के गंभीर आरोप हैं, एक पुलिस जांच चल रही है और सोशल मीडिया पर एक अनियंत्रित बहस भी जारी है। हमें ये मानना होगा कि अभी बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। जो तथ्य पता हैं, जैसे कि मौत हुई, शुरुआती रिपोर्ट क्या थी, और जो अटकलें या आरोप हैं, जैसे साजिश, किसी खास व्यक्ति पर इल्जाम, इनके बीच हमें सावधानी से फर्क करना होगा। और हमारे स्रोत भी यही सलाह देते हैं, थोड़ा धैर्य रखें, ऑफिशियल नतीजों का इंतजार करें। हाँ, और ये सलाह सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी नतीजे पर कूद जाना या बिना सोचे समझे कोई भी जानकारी आगे बढ़ा देना, ये बहुत आसान है, लेकिन इससे सच सामने आने के बजाय और छिप सकता है। वेरीफाइड सोर्सेज पर टिके रहना और जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना, यही सबसे जिम्मेदार तरीका है। और अगर किसी के पास वाकई कोई काम की जानकारी है तो उसे सही जगह यानी पुलिस तक पहुंचाना चाहिए। ये पूरी स्थिति सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जब किसी जानी मानी हस्ती की मौत ऐसे विवादों में घिर जाती है तो सच तक पहुंचने की कोशिश में मीडिया और आम जनता की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या हर सनसनीखेज दावे को हवा देना सही है, या जिम्मेदारी से सिर्फ वेरीफाइड जानकारी ही शेयर करनी चाहिए? यह एक और सवाल मन में आता है कि जब किसी को खोने का दुख हो और साथ ही उसकी मौत पर गहरा शक भी हो, तो ऐसे में उस इंसान की विरासत को कैसे याद रखा जाए? कैसे ये पक्का करे कि विवादों का शोर उसकी असल पहचान और उसके काम को न ढक ले? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद इस दुखद घटना के बहाने हम सभी को थोड़ा रुककर सोचना चाहिए।